नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जंगबंदी तो अब हो गई है, लेकिन जैसे लाइट बुझती जलती चंद दिन तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी कोई ख़िलाफ़ वर्जी करेगा, कभी कोई ख़िलाफ़ वर्जी करेगा, फिर रद्द-ए-अमल आएगा, फिर अमल दरामद होगी, फिर कोई और रद्द-ए-अमल आएगा। ये सिलसिला तो अब चलता रहेगा, हल्की फुल्की मौसीकी जिसे कहते हैं। और शायद ये जंगबंदी के बाद भी कई रोज़ चलती रहेगी, क्योंकि जब जंगबंदी होती है अगले दिन ही फ़ौरन चीज़ें ठीक नहीं होती, बल्कि चंद दिन लग जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि लकड़ी शोला पकड़ ले, फिर उसके बाद अंगारे बुझते बुझते कुछ वक्त तो लगता है। अरे इस जंग ने तो मुझे शायर बना दिया, मैंने तो शायराना बातें करना शुरू कर दी। खैर, एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जंग तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर इसका जो आउटकम आएगा वो बड़ा स्केरी होगा। इसमें फ़्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। मैं जो आउटकम देख रहा हूँ, फ़्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, और फिर उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ वेल्थ और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ भी बड़ी तेज़ी से होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दुनिया के ट्रेड डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ अब एक स्केरी जगह बन चुकी है, एक हॉरर हाउस बन चुका है, जहाँ पर अब कोई भी जाना नहीं चाहेगा। क्योंकि कोई भी अपनी कश्ती, शिप या वेसल वहाँ पे भेजेगा, 100 मरतबा सोचेगा वहाँ पे जंग चल रही है। अभी ये मसले का हल पता है किस तरह से निकालेंगे? अभी ये जितने जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं ना, ये कोशिश करेंगे उनको जल्दी से निकाल लें, और निकालने के बाद उन्होंने कानों को हाथ लगा लेना। उन्होंने घर पे खड़ी कर लेनी है गैराज के अंदर अपनी ऑयल टैंकर, लेकिन उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ में नहीं भेजना। ये मैं बता दूँ, देखो कारोबारी आदमी हूँ, शेख हूँ ज़ात का, आपको बता रहा हूँ, कारोबारी आदमी इतना बेवकूफ़ कभी नहीं होता। कहीं आग लगी हो वहाँ पे अपनी गाड़ी भेजे, कभी नहीं भेजेगा। आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब अफ़ीफ़ राशिद साहब ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं, और अपनी तंजीम जो है कॉरुगेटेड पेपर इसकी उसमें भी ये चेयरमैन है उसके। वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू अली भाई। बात कुछ ऐसी है अफ़ीफ़ राशिद साहब कि अगर मेरी बात से मुत्तफ़िक ना हो तो फिर आप बताइएगा। ये बात तो वाज़े हो गई कि अगर कोई भी वेसल्स का ऑपरेटर होगा, ऑयल टैंकर ऑपरेटर होगा जंग के दौरान, अब वो क्योंकि इतना खौफज़दा हो गया, जब तक मुकम्मल तौर पे दिस वॉर कम्स टू एन एंड आफ्टर द सीज़ फायर, अपनी वेसल दोबारा नहीं भेजेगा वहाँ पर। आप कारोबारी आदमी हैं, आप जानते हैं शिपमेंट्स आप लोगों की भी जाती हैं, आती भी हैं। आई थिंक यू एक्सपोर्ट, आई एम नॉट रियली श्योर वेदर यू यूज़ एयर कार्गो, बट सिंस यू आर एन एक्सपोर्टर एंड मिड ईस्ट इज़ वन ऑफ योर डेस्टिनेशंस, प्राइम डेस्टिनेशंस, तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे। फिर उसके बाद मैं आज महवर गुफ्तगू पे आता हूँ। जी देखें अली भाई, बिल्कुल ऐसा है कि जब कल ये जंगबंदी का ऐलान भी हुआ, उसके बाद भी जो दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग लाइंस हैं, एक डच कंपनी है, जर्मन कंपनी है, उन्होंने अभी तक यही बोला है कि हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये खुल गया है नहीं खुला है। हमें वी नीड फर्दर क्लैरिटी कि हम यहाँ से कोई भी बुकिंग लेना स्टार्ट करें या अपने वेसल्स को यहाँ से गुजारना स्टार्ट करें। तो ये एक अभी बहुत बड़ा मसला अभी भी मौजूद है, और ये अरबों डॉलर की होती है। एक जो वेसल होती है, कभी कभार डिपेंड करता है कौन सी है, अरबों डॉलर में आती है डेफिनेटली। एक वेसल के ऊपर, जो बड़े वेसल्स हैं उनके ऊपर 20-25 हज़ार कंटेनर्स होते हैं, जिनकी अपनी वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, लैंडेड वैल्यू। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस एजेंसीज हैं वो भी अभी तक इस एरिया के जो वेसल्स हैं उनको इंश्योरेंस नहीं दे रही हैं। जो मैरीटाइम इंश्योरेंस होती है वो अभी तक, वो जंग में वैसे भी आपको पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी थोड़ी और क्लैरिटी आना बाकी है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द खुल जाए, जल्द से जल्द ये जंग ख़त्म हो जाए, परमानेंट सीज़ फायर हो जाए, और रीजन में एक सुकून आ जाए, दुनिया में एक सुकून आ जाए कि जो एनर्जी का फ़्लो है वो दोबारा बहाल हो जाए। क्योंकि इसके चक्कर में बहुत से मुल्क, बहुत सी इकॉनमीज़ बड़ी परेशान है। ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कर रहा है वो एक गरीब आवाम को कर रहा है, क्योंकि इसके चक्कर में जो फ्यूल और एनर्जी कॉस्ट है वो इतनी ऊपर जा रही है कि वो हर चीज़ की जो है ना इन्फ्लेशन का बायस बन रही है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है भैंसें भी पेट्रोल पीती हैं, इसीलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही जो है वो दूध की कीमतों में भी इजाफा हो गया। देखिए अली भाई, हर चीज़ जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर गई है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम जो अपना अप कंट्री हमारा कार्गो जा रहा होता है, मैं
1 महीने पहले से और अब की बात करूं तो मेरे ख्याल से डबल द प्राइस आई एम पेइंग राइट नाउ। सिर्फ आप सोचें शिपमेंट्स के ऊपर जो कार्गो जो आप लोगों की जाती है, कैरेज जो हाँ उसको कैरेज कह लें आप, मतलब तो जो टर्मिनोलॉजी यूज, ट्रॉलों का जो किराया है वो डबल पे करना पड़ा है। तो आपको अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल होता है कि इस टाइम के ऊपर आपको इतनी बड़ी हिट आ रही हो। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो ये कैरेज कार्गो की जो कीमतें बढ़ी हैं, इज देयर एनी काइंड ऑफ रेगुलेशन हियर? क्योंकि ये क्या मार्केट बेस्ड होती हैं या इन पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है? जैसे हमारे किराए होते हैं बसों वगैरह के, ये तो रेगुलेट हो रहे होते हैं, पर ये जो फ्रेट की कॉस्ट होती है ये रेगुलेटेड नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये रेगुलेटेड मार्केट बेस्ड है। ये मार्केट बेस्ड होती है। असल में इसको रेगुलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये डिपेंड करता है जो आपका कार्गो जा रहा हो उसका वेट क्या है, उससे ऑयल कंजम्पशन के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। वो वॉल्यूमेट्रिक है या वेट ज़्यादा है, तो हो सकता है एक छोटा जो है वो वॉल्यूम उसका कम हो लेकिन वो भारी सीमेंट होती है, सीमेंट भारी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम होता है। हम जिस तरह पैकेजिंग भेज रहे होते हैं तो हमारी पैकेजिंग का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका वेट जो है वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये इतना आप कह सकते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इन डेप्थ और डायनेमिक फील्ड है। वैसे बिल्कुल ऐसे ही ये बात आपने की जैसे सीमेंट की बैग्स में जाएगा तो उसकी कॉस्ट और होगी, बल्कर जाते हैं तो उनकी कॉस्ट और होती है। बल्कर में चूँकि खुला होता है और उसके बाद बैग्स में पैक्ड होता है बाकायदा, और फिर उसको किसी तरीके से क्लाइमेट कंट्रोल भी करना पड़ता है, पानी पड़ गया तो सीमेंट गैस आया, तो वो कॉस्ट डिफरेंट। हर चीज़ की अपनी कॉस्ट होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑब्वियसली ऊपर जा रही है। जो एम्प्लॉयज़ ऑफिस आ रहे होते हैं, चाहे उनको पेट्रोल डलवाना हो, डीजल डलवाना हो, जो आपकी लोकल डिलीवरीज भी हैं उसकी भी कॉस्ट हमारी डबल होती जा रही है। तो इन्फ्लेशन का जो इस वक्त मेजर इम्पैक्ट है वो दैट इज़ ड्यू टू दी ऑयल, जो पेट्रोल और डीजल है। और सेकेंडली जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं वो इस अनसर्टेनिटी पे हैं कि अब जो बिजली का बिल आएगा उसमें फ्यूल सरचार्ज कितना लगता है। ओह माय, वो इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ये इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अब मसला हमारे साथ ये होता है कि मैं आज एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं इसको बना के कल बेच दूंगा, मैं परसों इसकी इन्वॉइस कर दूंगा, मेरे पास हफ्ते 10 दिन में महीने में पेमेंट भी आ गई, और जब मेरे पास बिजली का बिल आएगा तो पता चलेगा यार ये जो मैंने इस महीने यूनिट कंज्यूम किया था इस पर तो मुझे डबल प्राइस देनी है। अच्छा, जस्ट फॉर अ मोमेंट, के लिए ना बड़ा छेड़ दिया ये मौजू, तब आपको मजीद मैं छेड़ता रहूँगा इस पर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज सोलराइज नहीं हो सकती कंप्लीटली। सोलराइज हो सकता है तो ऑफिस ब्लॉक सोलराइज हो सकता है, लेकिन जो हैवी मशीन्स होती हैं उनका प्लग भी फ़र्क होता है। भाई वैसे आप लोगों को नाजरीन बता रहा हूँ, उनका पावर प्लग होता है, बिल्कुल फ़र्क चीज़ें होती हैं, वो दे डोंट रन ऑन द रेगुलर प्लग्स दैट वी हैव। और इन लोगों को पावर कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए होती है इंडस्ट्री में, दैट कैन नॉट कम थ्रू सोलर। एम आई करेक्ट? देखिए सोलर आपका वैसे भी अगर आप 1 मेगावाट का सोलर भी लगाते हैं ना तो वो सुबह के 2 घंटे जो है वो कम होती है उसकी प्रोडक्शन, फिर मेरे ख्याल से 10 से लेके 2 बजे तक उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, तब भी वो आपको 80% देता है और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन कम होती जाती है। इसी तरह आपकी जो हमारी मशीनें चल रही होती हैं, मशीनों को टेम्परेचर पे लाने में मशीनों का टॉर्क होता है जो एकदम से बिजली खींचता है, मोटर चलती है एकदम से बिजली की रिक्वायरमेंट, तो उसके अंदर हम 100% सोलर पे डिपेंडेबल नहीं हो सकते। इसी को देखते हुए जो मेरी नाइट शिफ्ट है उसको मैं सोलर पे कैसे कन्वर्ट करूंगा? अगर मैं बैटरीज लगाने जाता हूं तो उसकी इतनी बड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि वो मुझे उसका आरओआई समझ नहीं आता। तो 100% इंडस्ट्री तो शिफ्ट हो ही नहीं सकती। आपके लोगों ने ज्यादातर ऑफिस ब्लॉक्स वगैरह सोलराइज किए हैं जो मैंने देखा है यहाँ। देखिए जिसकी एक शिफ्ट चल रही है, जिसके पास लाइट्स वगैरह, हाँ। वो जितना उसके पास स्पेस है वो जितना सोलर लगाए उसको बेनिफिट है कि उसके यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे, नहीं तो दे विल सेल इट टू के इलेक्ट्रिक और विच एवर दी अथॉरिटीज ओवर देयर। आपको उसका रेट कम मिलेगा बट कुछ तो मिल रहा है, तो कुछ तो आपके बिल में कमी आएगी। तो ये इम्पैक्ट है इसका, डेफिनेटली आपको फ़ायदा है सोलर लगाने का, लेकिन आप 100% अपने सिस्टम को सोलर पे ले जाने के लिए आपको बहुत बड़ा कैपिटल, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर, फिर उसका आरओआई इंडस्ट्रीज के लिए इतना फीजिबल नहीं। बिल्कुल, तो रूरल एरियाज के लिए, रेजिडेंशियल के लिए शायद फीजिबल हो। रेजिडेंशियल में तो हमने बहुत ज़्यादा देखी है इसकी अडॉप्शन, लेकिन ये कि जो आपने अभी महंगाई का बोला, अच्छा ये आपकी इंडस्ट्रीज़ को और तरीके से भी इम्पेक्ट करेगी। अभी गैस का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो आप कैप्टिव या सेल्फ जनरेट करते हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस वक्त ये कर रही हैं, उन पे गैस की प्राइसेस का भी इम्पैक्ट आएगा। मुझे पता नहीं अभी गैस के टैरिफ्स इंडस्ट्री के लिए इम्पैक्ट हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि मॉनिटर नहीं करता रहा। अभी तो हम मुबारकबादें देने और लेने में ही लगे रहे, और उससे पहले हम जंग रुकवाने में मसरूफ़ रहे,
उससे पहले हम जंग के हालात देखने में मसरूफ़ रहे, उससे पहले हम जंग शुरू होगी या नहीं होगी उसके बारे में सोचते रहे, तो इन बिटवीन ये गैप रह गया। तो गैस के टैरिफ कम तो नहीं हुए, ये तो मुझे पता है, ज़्यादा कितने हुए या ऐलान हुआ ये बताएं। मैं गैस के टैरिफ्स के ऊपर इतना क्लियर नहीं हूँ। क्लियर नहीं है मतलब, लेकिन कोई खबर नहीं सुनी अभी खबर तो मैंने भी नहीं सुनी, कोई ऐसा इंक्रीज नहीं आया होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर आई नहीं, और ना ही हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है इसके ऊपर कोई अभी तक गैस के ऊपर बात हुई। क्योंकि देखिए पावर जनरेशन बड़ी लिमिटेड कंपनीज के पास रह गई हैं, ज़्यादातर के पास तो ख़त्म हो गई हैं। हाँ। और नए इलेक्ट्रिक वो गैस कनेक्शंस मिल नहीं रहे हैं। तो इस वक्त तो अगर आप घर भी अपना नया बनाते हैं तो आपको सिलेंडर्स डालने हैं, आपको गैस का कनेक्शन तो बड़ा मुश्किल से कहीं मिल जाए तो मिल जाए। तो कुछ चैलेंजेस हैं इस वक्त इंडस्ट्री को लेकर। कल एक खबर आई ज़रूर थी कि बिजली के रेट बढ़ा दिए इन्होंने, ये बता दो। देखिए बिजली के रेट अभी तौर पर तैयार हो गए, तो हमें ये बहुत बड़ा खदशा है कि ये फ्यूल सरचार्ज के तौर के ऊपर हमारे पर लग के आएंगे, हिट होगा। हाँ। और जब ये बम फटेगा तो पता चलेगा कि ये अल्लाह खैर करे क्या होगा इसका। नहीं, हम आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमने इतनी खुशियां मनाई, उसके बाद ये सब कुछ होगा तो हम तो बड़े नाराज हो जाएंगे, हमारा मज़ाक किरकिरा हो जाएगा। और हमें तो खबर ये भी बताई गई है भाई कि जल्द से जल्द पेट्रोल की कीमतों में और मज़ीद कमी देखने में आएगी। वो कमी मज़ीद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पहले बढ़ा के कम की थी ना, तो वो कमी हो गई। देखो आपको समझ में नहीं आई। देखिए पिछली जो आपकी फ्यूल की कीमत है ना उसमें कमी आई है, रिकॉर्ड के ऊपर उसमें कमी आई है। इस वजह से मैं कहूँगा अब जितना कुछ होगा वो मजीद कमी होगी। देखिए ब्रेंट अच्छा खासा कल नीचे आया था, हाँ, तो उसके बेसिस के ऊपर तो हमारे पास फ्यूल के अंदर गुंजाइश बनी है कि हम इसकी प्राइस को नीचे ला सकें। मेरे ख्याल से इस वक्त गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली फोकस करना चाहिए कि हम चाहे लेवीज़ को थोड़ा कम कर दें लेकिन फ्यूल प्राइस को रीज़नेबल कर दें लोगों के लिए। क्योंकि अगर ये फ्यूल प्राइस नहीं तो जो इन्फ्लेशन का लेवल है ना वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, ना वो बिजनेसमैन के कंट्रोल में रहेगा, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान आवाम का होगा। और अच्छा आफिफ राशिद साहब, बिल्कुल अब क्लियर बात बतानी मुझे, फ्लिप ऑफ द कॉइन पे बात बताएं, क्योंकि एक बिजनेसमैन है, जाहिर बात है बिजनेसमैनों के साथ उठते बैठते। ये जो अभी सीज फायर हो जाता है ये कितना देर पा होगा, फ्लिप ऑफ अ कॉइन से बताएं। आप बिजनेसमैन हैं, कल को मैं आपको बोलूँ आपने कोई बिजनेस एक्सपेंशन प्लान करना है, जाहिर बात है इट विल बी रिलायंट ऑन द रीजनल सिचुएशन। आपको लगता है ये देर पा होगा या नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। बाकी मुबारकबादें तो लोगों ने इतनी दे दी, इतनी शादी के ऊपर किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी कल से, जितनी जो है लोगों ने इस चीज़ की मुबारकबाद दे दी, हमने जंग जीत ली। देखिए एज अ बिजनेसमैन हम तो चाहते हैं कि जंग हो ही ना, जितनी सर्टेनिटी हो उतना अच्छा होता है, और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द बंद हो। और हम ये चाहते हैं कि जो एक सीज फायर हुआ है ये आगे कंटिन्यू हो, देर पा रहे जो नेगोशिएशंस हो रही हैं उसमें हमारे जो पॉलिटिशियंस, जो हमारे लीडर्स इन्वॉल्व हैं, उनको चाहिए कि वो पूरी कोशिश करें कि इसको एक लॉन्ग टर्म उसके ऊपर लेके जाएं, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अमेरिका ईरान जो है ना दे आर पोल्स अपार्ट, और चलो ये तो पोल्स अपार्ट है, इजराइल और ईरान तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल इतने आराम से होगा, अल्लाह करे हो जाए, जैसे आप पुरुमीद हैं मैं पुरुमीद हूँ। लेकिन बिजनेसमैन जो है ना वो इस वक्त वॉच कर रहा है, वेट एंड वॉच है उसका, मेरा ख्याल है, आपका मुझे पता नहीं। देखिए दुनिया में अभी मेरा नहीं ख्याल किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा बीच में नेगोशिएटर बन के, और इन दोनों के बीच में चाहे 2 हफ्ते की सही एक सीज फायर। मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की एक महफिल में बैठा हुआ था ईद मिलन पार्टी पे, मैंने कहा पाकिस्तान ये जंग रुकवाएगा। ईद मिलन पार्टी थी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बैठे थे, उन्होंने पता है मुझे आगे से क्या कहा, नहीं नहीं ये पाकिस्तान कहां से रुकवा सकता है। मैंने कहा देख लेना पाकिस्तान रुकवाएगा, रिकॉर्ड पे मौजूद है, 20-25 लोग वहां मौजूद थे, 2-3 बहुत बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सीईओज भी बैठे हुए थे, और सब हंस रहे थे, देखो अली पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि पाकिस्तान जंग रुकवाएगा। मैंने कहा पाकिस्तान ये जंग रुकवाएगा, देख लेना, और देख लें आप पाकिस्तान ने जंग रुकवाई, माने इस बात को मानना पड़ेगा। हमारे लीडर्स को मेरा बहुत बड़ा अंदाजा क्रेडिट ठीक चाहिए, था। हाँ। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे लीडर्स को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। बिल्कुल एक अमेरिकन प्रेसिडेंट उनका नाम लेके बोलता है कि जी दे वर द रीजन कि ये सीज फायर हो पाया। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर स्काई न्यूज पाकिस्तान, अल जजीरा पाकिस्तान, ब्लूमबर्ग पाकिस्तान है, CNBC पाकिस्तान, CNN पाकिस्तान, फॉक्स न्यूज पाकिस्तान, जो चैनल लगाया उस पर पाकिस्तान पाकिस्तान आ रहा था। भाई नाम तो हुआ है ना हम लोगों का, ये तो मानना पड़ेगा सबको। ये चीज बिजनेस के लिए भी एक बड़ी जो है ना अच्छी होती है, क्योंकि अब दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम आया, अच्छी चीजों में आ रहा है, अच्छी चीजों में आ रहा है। हम जो अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी इश्यूज और टेररिज्म को फेस कर रहे थे पहले पाकिस्तान के साथ, उसको एसोसिएट किया जाता था। आज पाकिस्तान को बेस्ट डिप्लोमेटिक
जो है ना उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है कि जी इन्होंने इतनी बड़ी जंग रुकवा दी, जहाँ पे अमेरिका और ईरान दो बहुत बड़ी पावर्स आपस में इन्वॉल्व थी, उसको रुकवा दिया, तो पाकिस्तान की इमेज बेहतर हो रही है। अब इन्वेस्टर्स इस रीजन की तरफ देखेंगे तो बोलेंगे नहीं यार, पाकिस्तान की जो है ना अब स्टेबिलिटी आ गई है, पाकिस्तान के अंदर अब जो है वो हम काम कर सकते हैं कि और ये सिलसिला पिछली मई से शुरू हुआ है और इस मई तक जाएगा। देख लेना, पिछली मई में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी थी जंग में, आपको पता होगा। और देखें इस मई के अंदर जब ये 2 हफ्ते गुजरेंगे, आप देखिएगा पाकिस्तान जो है उसका बड़ा पिछले मई में हमने दिखा दिया कि वी कैन डिफेंड आवरसेल्फ एंड वी कैन डिफीट आवर एनिमी। और इस दफ़ा हमने दिखा दिया कि अगर रीजन में कोई अनस्टेबिलिटी होगी, सो वी हैव द पावर, वी हैव द लीडर्स कि वो जाके बीच में सेटलमेंट करा सकते हैं, दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन करा के मामले को सेटल कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान इमेज। पाकिस्तान की इमेज एक बड़ी अच्छी तरीके से देखी जा रही है इस वक्त इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कि जी पाकिस्तान इन्वॉल्व हो के, जो इस वक्त पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की इन्होंने मिलकर ये नेगोशिएशन स्टार्ट की, लेकिन पाकिस्तान वाज द मेन प्राइमरी पिवट पॉइंट। उसके अलावा यह है कि सारी नेगोशिएशंस पहली दफ़ा किसी डिप्लोमेटिक उसकी नेगोशिएशंस जो है वो पाकिस्तान में हो रही हैं, तो दिस इज अ वेरी बहुत बड़ी बात है ये। और ये शो करता है कि ईरान को भी हमारे पर कॉन्फिडेंस है, अमेरिका को भी हमारे पर कॉन्फिडेंस है कि अगर वो हमें बीच में अच्छा, पहले ऐसे डायलॉग्स कतर में हुआ करते थे, पहले ऐसे डायलॉग्स न्यूट्रल कंट्रीज के अंदर हुआ करते थे, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल कंट्रीज में हुआ करते थे, स्विट्जरलैंड में होते थे, जनीवा में होते थे, और अब ये हो रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो कितनी अहम बात है। मेरे न यस, आई एग्री विद यू 100%। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा जो मेरी बात का उस वक्त मजाक उड़ा रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि अमन कायम करेगा तो पाकिस्तान, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक्स इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑपरेटर्स पाकिस्तान का है, सबसे ज़्यादा अहम किरदार मुस्लिम दुनिया के अंदर अगर किसी मुल्क का दिफाई तौर पे है तो वो पाकिस्तान का है। और ये बात हैंड्स प्रूव्ड, ये बात है। बात माशी तौर पे भी आप देखेंगे हालात बदलेंगे, जैसे हफीज साहब भी कह रहे हैं। हम मतलब दुआ तो हमारी यही है ना, उम्मीद भी यही है, तवक्को भी यही है। बस ये कि अब इसकी लिए गुजारिश मेरी डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब ये है कि आपकी हमने सुलह करवा दी, अब वो IMF से कह के हमारे कर्जे भी अब आपने माफ़ कराने। देखें ये गिव एंड टेक की दुनिया। आप हमेशा कहते हैं यू मेक डील्स, तो एक डील आप ये हमारे साथ भी करें, अवाम पाकिस्तान के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ, कि हमारे कर्ज़े ज़रूर माफ़ करवाएं और बैरूनी जितने हमारे कर्जा जाते हैं उनमें हमें रिलीफ भी दें। और क्योंकि हमने इतना बड़ा किरदार अदा किया तो तमाम इन्वेस्टमेंट भी आए, बल्कि मैं कहता हूँ माफ़ करने से ज़्यादा ज़रूरी ये कि इन्वेस्टमेंट भी आए। पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मेरा ख्याल है अभी भी है इन्वेस्टमेंट। देखिए अली भाई, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान में बहुत है। दुनिया में कितने इतने मुल्क हैं जिनके पास जो है वो 25 करोड़ की आवाम है। 25 करोड़ की आवाम का मतलब है वी हैव अ मैसिव डिमांड। यस, हर चीज़ की डिमांड हमारे पास होगी, चाहे वो महंगी चीज़ हो, सस्ती चीज़ हो। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा पीछे रहे इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के चक्कर में, बट अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है पॉलिसीज़ में भी। और मैं आपको बोलूँ एक चीज़ जो एज अ बिजनेसमैन आई सी कि पाकिस्तान में अभी बहुत बेहतरी आएगी। देखिए पाकिस्तान को जो एक जंग है, हम नहीं चाहते जंग हो, लेकिन इससे जो पाकिस्तान को फ़ायदा है वो ये है कि जो पाकिस्तान से कैपिटल मिडल ईस्ट मूव हो रहा था वो स्टॉप हो गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान से कैपिटल, फ्लाइट ऑफ कैपिटल था टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, वहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट में, वहाँ पे इंडस्ट्रीज में लग रहा था, वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसा वहीं जा रहा था, सारा पैसा जा रहा था, वो सारा पैसा जाना रुक गया है। अच्छा, उसका फिर आपने हल भी निकाला, उससे हमें कोई इशू नहीं। सर एक हल आप लोगों को निकालना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा हफीज साहब कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि दुबई और UAE और अरब कंट्रीज़ की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। इनकी रेपुटेशन और इनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने इम्प्रूव हो गए थे कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को मजबूरन वहाँ अकाउंट खोलना पड़ रहा था, क्योंकि वो रिकग्नाइज थे। और हमारे अपने बैंक्स जो हैं शायद उनकी साख जो है वो माजी के अंदर मुतासिर हुई है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यू की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से,
कि वो रिव्यू करे कि पाकिस्तान के बैंक्स की रेपुटेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सके। मैं मानता हूँ स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारे लोगों को बहुत सिक्योर किया है, लेकिन रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे बैंक्स के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनकी एलसियाँ फ़ौरन खुले, हर किस्म की मुश्किलात परेशानियों से नीचे। पिछली दफ़ा भी ये आए थे, बड़ा क्लिप मशहूर हुआ बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में, हमने यही बात की कि बैंकिंग इंडस्ट्री को आप प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। हम एशिया ही नहीं वर्ल्ड के लीडर्स थे बैंकिंग के अंदर। तो ये थोड़ा हफीज साहब, आप बैंकरों से बड़ा मिलते जुलते रहते हैं, मैंने देखा है, आप बैंकरों को थोड़ा सा समझाएं कि अपनी रेपुटेशन इंप्रूव करो, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अली भाई, हमारा जो बैंक्स का भी है ना, जो हमारे बड़े बैंक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल। आप स्टॉक मार्केट पे देखें, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हो रहे हैं और उनकी रेपुटेशन भी मार्केट में काफ़ी इंप्रूव हो गई है। बट माय पर्सपेक्टिव इज़ कि मैं गवर्नमेंट को ये राय दूंगा कि जो मिडल ईस्ट ने एक टैक्स हेवन दिया हुआ था दुनिया के बिलियनर्स को कि कम एंड कीप योर मनी इन मिडल ईस्ट, यू वोंट बी टैक्स्ड, आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं पड़ रहा, आपको जो है वो कुछ भी एक टाइम तक तो यू हैड नथिंग, आपको वैट देने और हो जाना है। तो व्हाई वर पीपल मूविंग टू मिडल ईस्ट? गिव दैट सेफ टैक्स हेवन इन पाकिस्तान पैकेज। पाकिस्तान में इफ दे वांट टू मूव टू पाकिस्तान दे हैव कि अगर उनको भाई कोस्टल एरिया चाहिए तो उनको वो भी मिलेगा, उनको माउंटेनियस एरिया चाहिए सुकून वाला तो वो भी मिलेगा, उनको मेट्रोपॉलिटन सिटी चाहिए तो वो भी मिलेगी, उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए तो उनको वो भी मिलेगा। तो वी ऑफर अ फुल पैकेज। हमारा वेदर अच्छा भी है, वी हैव 4 सीजन्स। तो लोगों को तो चाहिए ये होता है कि यार हम ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाए जहाँ पे वेयर आर लाइफ इज ईजी। जो लाइफ हम पाकिस्तानी जीते हैं वो दुनिया में बड़े बड़े लोग इस तरह नहीं जी सकते जिस तरह यहाँ पे नॉर्मल पाकिस्तानी जी रहे होते हैं। जो लग्जरीज हमारे पास यहाँ पे हैं वो दुनिया में आपको नहीं मिलती हर जगह। अगर यही टैक्स हेवन आज हम ऑफर कर दें तो क्या जितना कैपिटल मिडल ईस्ट में जा रहा था वो पाकिस्तान में नहीं आएगा? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी हैं यहाँ पे। अरे मुशर्रफ साहब का यही तो प्लान था, मुशर्रफ साहब का यही प्लान था। उन्होंने ये पूरा जो क्रीक एरिया बनाया, उन्होंने इसलिए बनाया कि ये जो है पूरा दुबई को मिमिक करने की कोशिश की। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें आई, वो तो हमारे बिल्डरों ने हमें बड़ा बदनाम किया, हमारे बिल्डर जो हैं वो एडवांस लेके भाग गए। वरना ये पूरा एरिया जो है ये दुबई मरीना के तर्ज पे बन रहा था, मैं आपको बता दूं। और ये बनाया भी वहाँ की एक कंपनी नहीं था जो लैंड का रिवाइवल किया भी है। नाम वाम नहीं लूँगा, पब्लिसिटी हो जाएगी, भाई पब्लिसिटी तो हम नहीं करते ऐसी बिला वजह। लेकिन ये है कि मेन एम ये है कि ये बनाया उसी तर्ज पे था, पर इसको लिफ्ट ऑफ करने के लिए मैं आपको एक बात बोलूँ, थोड़ी सी आपको बुरी लगेगी। प्राइवेट सेक्टर जब तक प्रोएक्टिव नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर जिस लम्हे तक प्रोएक्टिव नहीं होगा, पाकिस्तान का अफीफ साहब ये पैसा नहीं आएगा पाकिस्तान में। तो आपको प्राइवेट सेक्टर को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, इसके मुतालिक मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को ज़रूर बताएं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर किस तरह से एक्टिवेट होकर किसी तरह से इतनी लुक्रेटिव किस्म की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है कि लोग पाकिस्तान आएँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर प्रोएक्टिव हो जाए। मेरा ये ख्याल है, हुकूमत को मैं नहीं कह सकता, ब्लेम कर सकता, प्राइवेट सेक्टर को कुछ करना पड़ेगा। देखिए अली भाई, जब तक पॉलिसीज़ में थोड़ा चेंज नहीं आएगा ना, तब तक इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान में वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। टैक्स रिफॉर्म, चलो ये एजेंडा में सबसे ऊपर रख लिया। टैक्स रिफॉर्म, जब तक टैक्स रिफॉर्म्स नहीं होंगे, 29% कॉर्पोरेशन टैक्स दें, उसके बाद आप डिविडेंड टैक्स दें, तो ये सब दें कि आपको फिर आपके अगर 50 करोड़ से ज़्यादा की इनकम हो गई तो आप उसके बाद 10% सुपर टैक्स दें। तो आप देखें कि कोई 46-47% क्यों टैक्स देना चाहेगा? वो एक मौसूफ हैं जो कि आजकल बच्चों की सालगिरहों पे जाकर भी लेक्चर देते हैं और ख़ुद को टैक्स का माइस्ट्रो कहते हैं मैं टैक्स का इकोनॉमिस्ट भी बन गए हैं, हिस्टोरियन भी बन गए हैं। आपने उनके बयानात देखे होंगे, रोज़ कुछ ना कुछ नई दीवानों वाली बातें करते रहते हैं वो। तो बेसिकली बात ये है कि उनके दौर में भी कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की बात नहीं हुई ना सर। बात यह कि पढ़े लिखे ज़हीन लोग अगर हमारे माशरे में से ही उठकर हम उनको इन इदारों में भेजें, लेकिन वो वहाँ जाके कॉर्पोरेट टैक्स कम ना करवाएं बल्कि मज़ीद उल्टे सीधे टैक्स लगवा दें, और हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ का टाइम आपको पता है लोगों की 50-50 हज़ार रुपये की रसीदें लेने में ही ज़ाया हो गया। जबकि ये काम हमारा ये होना चाहिए था कि हम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। आज हम टैक्स रिलीफ देते, इंडस्ट्रीज ज़्यादा तरक्की करते, हमें खुशी से टैक्स देते। मेरा तो ये ख्याल है। डेफिनेटली देखें आप, मैं इसकी मिसाल ऐसी है कि आप 1000 बंदे से 1 लाख रुपए टैक्स लें, या आप
एक अपना 100 रुपए जो है वो 1 करोड़ बंदे से टैक्स लें तो किस में फायदा होगा? करोड़ लोगों से 100 करोड़ लोगों से फायदा होगा। आज पाकिस्तान में कितने टैक्स पेयर्स हैं? यही मसला है ना, कि ये 35 लाख फिगर 40 लाख होंगे इंक्लूडिंग दी इंडस्ट्रीज। तो आपकी तो पूरी इकोनॉमी चलाई है 35 लाख 40 लाख लोग रहे और ये तो कंपनीज यही अहम चीज़ है और यही हमें समझना है। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं आप वापस आएंगे तो मैं आपको डायनेमिक कैलकुलेटर पर करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में एक्चुअली वी मे बी पेइंग मोर टैक्स दैन व्हाट इज़ ड्यू टू अस। द रीज़न बीइंग वेरी क्लियर कि हमारी जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस हिसाब से हम कहीं ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। हमारा जीडीपी फिगर जो कोटेड है वो इनकरेक्ट है। हमारे पावर्टी फिगर्स गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुकी है, या हमारे पावर्टी फिगर्स को मान लें या हमारे टैक्स फिगर्स को मान लें। तो पर्सपेक्टिव्स पे बात हो रही है। जो आउटकम ऑफ वॉर होगा उसका जो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा उस पर बात कर रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन पे भी ज़ाहिर बात है हमने बात की, वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया है और ज़ाहिर बात है उसमें हमने बात कर ली कलेक्टिवली किस तरह वो पावर एनर्जी कॉस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, लेबर कॉस्ट को भी इम्पैक्ट करेगा, आम आदमी की लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अब मज़ीद आउटकम्स हैं वो मैं इनसे बात करूँ। बात यह है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत आर्गूमेंट होती रही, लेकिन एक छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया इन्होंने कहा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब ये बिजनेसमैन नोट रखें कि अगर आप लोगों का 1% इंटरेस्ट रेट जंप करता है तो इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा आता है। सही कह रहा हूँ अली भाई? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसको आएगा? बिजनेसमैन को ही आएगा, गवर्नमेंट को आएगा। गवर्नमेंट। ओ यस यस, सबसे बड़ी बोरोइंग बैंक से ये किसने तो की ध्यान है? में आई नहीं बात ये देखो। हाँ ये यस यस यस, दे आर द फर्स्ट इफेक्टिव्स। सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा गवर्नमेंट को, उनका बजट आउट होगा, उनको टैक्स कलेक्शन का अपना हदफ बढ़ाना पड़ेगा, फिर कोई मिनी बजट आ रहा होगा या कोई नया टैक्स लग रहा होगा जी इंटरेस्ट पेमेंट इतनी और करनी है लोकल बैंक्स को, तो हमें जो है वो इतना टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है। ये हल नहीं है। हल इसका अच्छा इवेंचुअली नहीं, देखिए आपने जो भी रेस किया पॉइंट जरा उसको एक्सप्लोर कर लें फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि जो टैक्स अहदाफ और जो बजट अहदाफ रखें वो भी इम्पैक्ट होंगे इस 1%? डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। देखिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर क्या है? डेट सर्विसिंग। आज अगर हमारी डेट सर्विसिंग जीरो हो जाए तो आप सोचें हमारी गवर्नमेंट को टैक्स इतना करेक्शन की जरूरत होगी? 50% से ज़्यादा तो हम डेट सर्विसिंग में दे देते हैं, सूद में दे देते हैं, सूद में दे देते हैं। Yes, that's an interesting aspect of course. ठीक है ना? If interest rate goes up, the first impact will go to the government. गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है और वो उन्हीं 35-40 लाख लोगों के ऊपर और जोर डालेगी। वो नहीं हो पा रहा। इन्होंने कहा है कि मिनी बजट लाएंगे, पर आप मुझे बताएं ऐसे हालात के अंदर आप लोग मिनी बजट बर्दाश्त कर सकेंगे? देखिए नहीं हो सकता पॉसिबल इस वक्त गवर्नमेंट को अपनी देखें अभी लेवीज को देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, चाहे अगर आईएमएफ का प्रेशर है तो आईएमएफ के साथ बैठना पड़ेगा। एक जो ये वॉर है ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की हुई थी। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि ये वॉर के चक्कर में इतनी हाई इन्फ्लेशन जारी है, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा के और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा सकते। हमारी जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, ये सॉरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, तो ये ज़्यादा डैमेजिंग होती है। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे, बिजनेसमैन क्या करेगा? वो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो दोबारा अपने प्रोडक्ट में ऐड करके वो दोबारा पास ऑन करेगा। तो ये एक साइकिल है जो कभी नहीं रुकता। इकोनॉमी को हम कूल ऑफ पीरियड दे रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ भाई हमारा कूल ऑफ चाहिए ही नहीं, हमारी तो इकोनॉमी बहुत स्लगिश थी, हम कूल ऑफ क्या करेंगे? वो कह रहे स्लो डाउन, मैं कह रहा हूँ वी वर ऑलरेडी वेरी स्लो इन माय ओपिनियन। आई डोंट नो आपकी क्या राय होगी। अगर आईएमएफ हमें कहती है स्लो डाउन कूल ऑफ, तो मैं उनको कहना चाहूंगा भाई वी आर ऑलरेडी वेरी स्लो। एंड व्हेन यू आर सेइंग कूल डाउन और कूल ऑफ पीरियड है, तो आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू कि हमारी इकोनॉमी की जो पेस है वो रिलेटिवली स्लो है। ये मेरी राय है। मे बी अगर आप इस राय को अगर आप नहीं मानते तो आई थिंक जीडीपी नंबर्स कैन आल्सो जस्टिफाई इट, मेरा ऐसा ख्याल है। डेफिनेटली देखें जीडीपी तो इस साल इंप्रूव हुई ना, आपने मैंने प्रोग्राम किया था उससे पिछले साल के तो जीडीपी फिगर से बेहतर थी ना, एक प्रोग्राम हमने इसी पे किया था, इंप्रूवमेंट ऑफ जीडीपी फिगर। देखिए इंप्रूवमेंट ऑफ जीडीपी है पर कितना 2.5-3% के ऊपर हम लगे हुए हैं। हम 6-7% पे जाते हैं तो अगले साल हम कोलैप्स हो जाते हैं कि हमारे पास जो है वो इंपोर्ट के पैसे पेमेंट करने के पैसे नहीं है, हमारे पास डेट सर्विसिंग के पैसे नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमारे लिए ज़रूरी है कि इंस्टेड ऑफ एमिंग 6-7-8% हम पहले 2 साल 4% पे रहें, फिर उसके बाद 2 साल 5% पे जाएं, फिर 2 साल बाद 6% पे जाएं, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं। लेकिन
हम अपनी जीडीपी एक और तरीके से बढ़ा सकते हैं, एकदम किस से तरह? बताएं। ड्रास्टिक। आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ले आए। आज जितनी बड़ी आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उतनी ही बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। आज गवर्नमेंट ने कितने स्टेप्स उठा लिए, गवर्नमेंट स्टेप्स तो उठा रही है कि भाई हमने टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, पर उन्हीं लोगों से करना है जो टैक्स दे रहे हैं। जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या आपने कोई जोर ज़बरदस्ती देखी कि आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आएँ, आप जो है वो सारी जो है वो इन्वॉइसेस ओरिजिनल इशू करें, गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स भी दें, गवर्नमेंट को जो है आप इनकम टैक्स भी दें। वो तो कैश के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने कैश मार्केट में जो है वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का कैश जो है वो मोर देन 9 ट्रिलियन रुपीस का कैश जब मार्केट में घूम रहा होगा सर्कुलेशन में, तो आप कैसे उसको रोकेंगे? आपको तो कैश को रिस्ट्रिक्ट करना है। आज मैं आप ही के शो में कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि आप किसी भी दुनिया के डेवलप मुल्क में चले जाएं, आप उनसे जाके बोलें कि भाई मेरे अकाउंट में $1 मिलियन पड़े हुए हैं, आप मुझे $10,000 कैश दे दें, तो आपको $10,000 कैश नहीं देंगे। वो बोलेंगे आपको पैसा क्यों चाहिए? बमुश्किल आपको पहले रीजनिंग देनी पड़ेगी कि कैश क्यों। वो बोलेंगे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करें, आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करें, आप चेक्स के थ्रू ट्रांसफर करें, लेकिन आप ऑफिशियल चैनल के थ्रू करें, आपको कैश क्यों चाहिए? यूके में मैं आपको बता रहा हूँ रूल है कि अगर आपके पास 5,000 पाउंड से ज्यादा कैश पकड़ा गया और आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये पैसा कहां से आया है, तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे और वो आपके पैसा भी कॉन्फिस्केट करेंगे, बिकॉज दे वांट टू स्टॉप दिस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। हम अपनी को अगर आज जितने एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि जितनी बड़ी पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उससे ज़्यादा बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो अगर उन दोनों को मर्ज कर लें तो फिर अब आप देखें हमारी जीडीपी तो 50% वो 100% बढ़ गई। नहीं, ऐसा क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों है। देखें, ऐसा क्यों वाला सवाल जो है ना उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब आपने एक नया इशू खोल दिया है जब आपने कहा कैश इन सर्कुलेशन। आपको पता है मैं कल पढ़ रहा था और आपने भी मेरे ख्याल उसी के हवाले से बात की है जो आजकल कैश इन सर्कुलेशन के मुतालिक खबरें चल रही हैं। तो आप तो कह रहे थे कि आप कैशलेस की तरफ जा रहे हैं, आप तो ज़्यादा कैश इन सर्कुलेशन चल रहा है। ये क्या मतलब बात हुई? ये तो उलट हो गया। IMF से आपने कमिटमेंट की, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ये करेंगे, अभी आपके कहने के मुताबिक भी। और अखबारों की जो ऑनलाइन अखबार नॉलेज वगैरह जो है उसमें भी यही है कि कैश इन सर्कुलेशन ज़्यादा। तो सर समझ नहीं आई, तो ये तो कैशलेस नहीं है, ये तो कहीं और जा रहे हैं हम तो। कैशलेस तो गवर्नमेंट ने एक रास का वो निकाला, वो भी इजी पेमेंट सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सिंपल सिस्टम है। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमारे पड़ोसी मुल्कों में चाहे आप चाइना उठा लें, इंडिया उठा लें, वहाँ पे QR के थ्रू पेमेंट होती है। आप चाइना चले जाएं, आपको अपने फोन के अलावा आपको वॉलेट की जरूरत ही नहीं है। आपके ID कार्ड से लेके आपके सारे बैंक आपके फोन के ऊपर हैं। आपने पेमेंट करनी है, आपने फोन टैप किया, आपकी पेमेंट हो गई। वी-पे, अली-पे। आप दुनिया के बाकी मुल्कों में चले जाएं, एप्पल पे चलता है आपके मोबाइल के ऊपर, गूगल पे चल रहा होता है, आपके मोबाइल पे आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं, आपने टैप किया, पेमेंट हो गई। आज भी हम जो है वो अपने पायनियर है, एप्पल तो पायनियर है इसका। हमारे पास QR कोड के थ्रू पेमेंट की कोई सहूलत नहीं है। QR कोड वगैरह निकाले ही इसलिए गए थे कि जो हमारी अनपढ़ आवाम है वो उससे आसानी से पेमेंट कर सके, कि उसका अकाउंट नंबर नहीं डालना ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए, उसने सिर्फ QR कोड स्कैन किया, उसने अपनी अमाउंट डाली और पे किया, उसकी पेमेंट चली गई। ये जब प्रोसेस होगा तो आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएगी। जो सेल्स है वो एक्चुअल शो होना स्टार्ट होंगी। कोई इन सेल्स को छुपा नहीं सकेगा। सब्जी पकौड़ा समोसा वाला सब आदमी ले रहे हैं वहाँ पे, QR कोड से पेमेंट ले रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो पाकिस्तान को भी इसी तरफ आना पड़ेगा। रखा हुआ होता है सामने वो QR कोड, उससे आप करें टैप और वो। देखिए, लोगों के लिए आसानी है और लोगों को एक दफ़ा आदत हो जाती है इसकी, तो वो फिर कैश रखना छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं यार मेरे तो फ़ोन से पेमेंट हो रही है, मुझे कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाऊँगा मैं पे कर दूंगा। QR कोड के थ्रू पेमेंट करें आप। और 10 तरीके आप नहीं समझे। ये जो गुलाबी हरे लाल नोट होते हैं ना, इनको देखने का मज़ा आप नहीं होता है। आपको क्या पता, ये इनकी खुशबू, इनका एहसास, हमें ये पसंद है हमारी कौम को। आप देखें हमने नोट भी गुलाबी रंग का रखा है, हल्के गुलाबी रंग का। जो हमारा सबसे बड़ा नोट है वो देखें 3-4 लोग तो ऐसे मोहब्बत में मुब्तला हो गए कि नोटों का रंग भी देखें हमने ऐसा रखा है कि बंदे का जहन उसकी तरफ माइल हो, तवज्जो का मरकज़ बने। ये छोड़ नहीं रही हमारी कौम कैश सर, आप माने ना माने। सर आप ये आसानियाँ दें तो लोगों को जब आसानी होगी तो लोग कैश भी छोड़ेंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी आएंगे। बहुत आसानियाँ होती हैं इसके अंदर। और जब पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आएगा तो पाकिस्तान निखर के सामने आएगा कि ये इकोनॉमी है कितनी बड़ी, इसके यहाँ पे 25 करोड़ आवाम की डिमांड है कितनी,
अभी तो सब आपके पास ना एक्चुअल सेल्स के फिगर्स आ रहे हैं, ना आपके पास जो है वो प्रोडक्शन के फिगर्स आ रहे हैं। तो आपको तो लग रहा है यार पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज बड़ा छोटा है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज 25 करोड़ आवाम है, वो कंज्यूमर तो है ना। यस, बड़ा साइज है हमारी, बड़े साइज की इकोनॉमी है और दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वी आर नॉट अ स्मॉल इकोनॉमी, अनफॉर्चुनेटली आवर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इज वेरी स्मॉल। नहीं, यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखें, ये इशू आपने ऐसा रेज कर दिया है कि ये आप जैसे जो एनर्जेटिक और यंगर जनरेशन के लोग हैं वो खुद से क्वेश्चन भी पूछते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि व्हाई इट इज़ सो। अगर हमारी इकोनॉमी का साइज़ जितना है, हम उसको चलो 100% नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे, एटलीस्ट द गवर्नमेंट शुड पुट सम टारगेट्स इन देयर माइंड। आपने बड़ा कंजर्वेटिव टारगेट रखा कि 50-50 है। बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। बिल्कुल ऐसी, डेफिनेटली 50-50 नहीं, बल्कि वो कहते हैं मैनी टाइम्स बिगर। अली भाई, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। आप फूड के अंदर आ जाए, जितने फल और सब्जी हैं, क्या वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है? मेरा नहीं ख्याल। जितना एग्रीकल्चर है आपका, क्या वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है? वो तो वहाँ तो आप सवाए शुगर के और कॉटन के आप जो प्रोडक्शन करते हैं, क्या वो चावल हो गया डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है? आपका जो ये गेहूं हो गया, ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जा रहे हैं। इसका मुश्किल से 10% डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में होता होगा, या डबल रोटी वगैरह में इस्तेमाल, और बाकी सारा अनडॉक्यूमेंटेड चल रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि आपके खाने पीने के ही आइटम जो सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग आइटम है वही अनडॉक्यूमेंटेड है। तो आप सोच लें कि इससे अगर, एंड इट्स नॉट अबाउट टैक्स, इट्स जस्ट अबाउट डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका एम ये कि डॉक्यूमेंट तो हो ना। देखिए, हम कभी नहीं बोलते एज अ बिजनेसमैन, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, हम कभी नहीं बोलते कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएं। आप एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाएं। अगर एक आरती है या एक जमींदार है, उसको 50 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है जमींदारी करने से, तो उसको टैक्स देना चाहिए। आप उसकी प्रोडक्ट पे सेल्स टैक्स नहीं लगाएं, लेकिन वो जो ये बात एसेंशियल है, फार्मर है या जो आपका आरती है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी इनकम के ऊपर मैं आपको बोलता हूँ, आप 29% नहीं, आपको 5% टैक्स लगा के तो बिस्मिल्लाह तो करें। उसकी इनकम पे टैक्स लगाएं कि यार तुमने कमाया 50 करोड़ रुपए, तुम कम से कम 5% तो दो गवर्नमेंट को वापस। ये मैं आपके साथ एग्री करता हूं, क्योंकि हम जो बेसिकली करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डाउनस्ट्रीम चले जाते हैं सेल्स टैक्स वगैरह लगाने के लिए। हमें आगे जाना है, और जैसे इन्होंने कहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं चाहिए। हाँ, वो तो फिर कोई फायदे का नहीं, वो तो गरीब आदमी की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जाना चाहिए वहां पर कि इनकम्स कितनी है। मे बी देयर वी कैन हैव सम लक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अली भाई इतना बड़ा टैक्स में लूप होल छोड़ा हुआ है कि आपने जितना ब्लैक का पैसा आप अपने बैंक में डालते रहो, बाद में शो कर दे कि जी ये मेरी जमीन है और मैंने यहाँ से जो है वो जमींदारी करके पैसा कमाया है, तो आपसे आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं। ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये पॉलिटिशियंस भी होते हैं, इनमें से चंद लोग एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्री में भी आ गए, बड़ी बड़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ फॉर्म कर ली हैं। आपको पता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं ज़्यादातर वो इन पावरफुल लोगों के पास हैं, जिसमें मुख्तलिफ, अब आई डोंट नो वेदर इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मी टू से दिस, लेकिन मैं एग्रो बेस्ड ही कह देता हूँ, यानी उसमें खाने पीने की अशिया ज़्यादा है, डेफिनेटली वो इन लोगों के कंट्रोल के अंदर है। ये कभी अलाउ नहीं करेंगे कि आप उससे डॉक्यूमेंट करें। इवन के मैं कहता हूँ कि अगर जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेक्टर आप उठा लें, इतने बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, अली भाई आज नहीं करेंगे, फ्लोरिकल्चर इन नेक्स्ट 5 years और 10 years इनको करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा, पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम से कैसे निकलेगा, आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो करना चाहेंगे, आप अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे लाना चाहेंगे। एक्सपोर्ट मार्केट में लाने के लिए आपको अपनी कंपनी भी रजिस्टर करानी पड़ेगी, पाकिस्तान सिंगल विंडो के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ेगी। लोग मुझे कहते हैं, आपको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो वो लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो इतनी सारी जगहों पे रजिस्ट्रेशन करानी है, हम तो पकड़ में आने स्टार्ट हो जाएंगे, हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते। अब मैं आपको बताऊं एक बात, मैं इनके साथ अग्री करते हुए आपको बताता हूँ, न्यू एरियाज ये हनी बी फार्मिंग, ये हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो जैसे इन्होंने कहा कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में नहीं, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। अगर आप बी हनी एक्सपोर्ट करने के लिए जाओगे, विच इज़ अ कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट, तो आपको तो इतनी सर्टिफिकेशंस लानी पड़ेंगी, और उसके लिए सबसे पहले फॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है। एक और बात करता हूँ, हमारे यहाँ ऑलिव बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। अगर आप ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो आपको, इवन इफ इट्स अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको उसकी बहुत सारी मतलब श्योरिटीज़ करनी पड़ेंगी। ये कोई बोतलों में नहीं बिकता सरसों के तेल की था, बट दीज आर जस्ट फ्यू एरियाज। इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें, हमारे लोग श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं, वी आर नॉट श्रिम्प ईटिंग कंट्री।
अब आपने देखा होगा शिप्स वगैरह लोग बिल्कुल कर रहे ऐसे ही हैं, देयर मे बी अ टाइम हम एक्सपोर्ट करें। कौन सोचता था वियतनाम इतने बड़े पैमाने पर सी फूड एक्सपोर्ट बन गया ना, तो सर वो कर रहे हैं काम सब लोग। हम कितने सारे एरियाज मिस कर रहे हैं इस वजह से, मैं आपको बताऊं, अली भाई हम इतने सारे एरियाज मिस कर रहे हैं। 1300-1400 किलोमीटर की जिस मुल्क के पास कोस्टल लाइन हो और उसकी फिशरी की एक्सपोर्ट उठा के देख लें, और उसकी फिशरी जो है वो यूरोप में बैन हो, इससे अनफॉर्चुनेट कुछ हो सकता है हमारे लिए। बाकी सही बोल रहे हैं। और वैरायटी ऑफ फिशेस भी हैं पाकिस्तान में। डेफिनेटली वी हैव सच अ बिग, आपका जो है वो ठट्टा बदीन से लेके आपका गवादर तक आपका जो है वो बेल्ट बन रही है समंदर की, तो हर रीजन में उसकी अपनी मछलियां होती हैं। तो डेफिनेटली आपको वहां से बहुत ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और हाई यील्ड भी चीजें होती हैं, जैसे हाई यील्ड के अंदर ये लॉबस्टर्स हैं, हाई यील्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। चाइना ने इस वक्त कैवियर की फार्मिंग के लिए बलूगा वेल्स की फार्म्स बना ली हैं, और वो एक मेरे ख्याल से 1 kg जो है वो 10-15 हज़ार डॉलर का बिकता है। बहुत महंगा होता है कैवियर। तो आप इमेजिन करें कि वो उसकी फार्मिंग करके उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कितना रेवेन्यू उससे जनरेट कर रहा है। आपको कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट, तो मतलब इनको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। डेफिनेटली स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा सर, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। आपको इन सब कामों के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको उनको टैक्स में बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। आपको टैक्स के जो आपका टैक्स रिजीम है उसको पूरा रिविजिट। मैं अगले दिन मैं देख रहा था एक प्रोग्राम कि इंडिया में उन्होंने पिकल इंडस्ट्री, अचार की इंडस्ट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया। डेफिनेटली अचार की इंडस्ट्री को उन्होंने बताया वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स का नाम लेके उन्होंने बताया, मैं ले नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर भी ब्रांड मिलता है। आई वाज ट्रूली शॉक्ड कि उनकी कितना ज्यादा बिजनेस है, उनका वॉल्यूम, अचार का वॉल्यूम कितना ज्यादा है। डेफिनेटली अचार का वॉल्यूम देखें, इस तरह अगर आप पिकअप करने जाएंगे तो आपको बेतहाशा ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो पाकिस्तान कर सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहा। जी जी जी। हम चाहे उसके अंदर फिशरी उठा लें, हम उसके अंदर एग्री वेस्ट उठा लें, हम उसके अंदर जो है वो इंडस्ट्री से बने हुए प्रोडक्ट्स उठा लें, हमारे एक अप्रोच ही नहीं है टुवर्ड्स एक्सपोर्ट। हम बोलते तो रहते हैं, शोर करते रहते हैं हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कोई हमने इंसेंटिव दिया है बिजनेसमैन को। लेकिन टेक्सटाइल की भी तो एक लचक है ना। मैं एक बोलता हूँ, देखें आपने जैसे उस दिन भी आप बता रहे थे कि देयर आर सो मेनी एरियाज जो कि अनटैप्ड है। बिल्कुल, टेक्सटाइल की एक लिमिट है ना। टेक्सटाइल 5x 10x वैल्यू एडिशन कुछ इस तरह का इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है। पता नहीं आपने भी देखा होगा, जब भी इनके पास जाते हैं तो ये जो वैल्यू एडिड टेक्सटाइल वाले हैं ये बोलते हैं जी कपड़ा इतने का बिकता है, तो अगर रुई इतने की बिकती है तो हम उसका कपड़ा बना लें तो इतने का हो जाता है, और शर्ट बना दें तो इतने की हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इतने पे रुक जाते हैं। लेकिन मैंने अमेरिका में देखा है, उन्होंने इंडस्ट्रीज ऐसी लगाई हैं जो कहीं ज़्यादा वैल्यू ऐड करके चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं। डेफिनेटली अली भाई, ब्रॉड मतलब काफ़ी उसका वो। देखिए टेक्सटाइल जो हमारे यहाँ है ना, वो एक सैचुरेशन के ऊपर पहुंच चुकी है, और पहली दफ़ा किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने अग्री किया कि हाँ भाई ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम अपने वॉल्यूम्स नहीं बढ़ा पा रहे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे, बिकॉज ऑफ आवर एनर्जी कॉस्ट, हमारी हाई टैक्सेशन और हाई एनर्जी कॉस्ट। अगर आप इस चीज़ को नीचे ले आए तो आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है। लेकिन न्यू एरियाज एक्सप्लोर करने के लिए कोई ये लोग मीटिंग्स करते हैं? क्योंकि बात ये है कि देखें कोई भी मुल्क है उसने ट्रांसफॉर्मेशन की। इंडोनेशिया को देख लें, इंडोनेशिया शायद पिछले 2 डेकेड पहले एक पाम ऑयल एक्सपोर्टर नहीं था, लेकिन आज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ पाम ऑयल बन चुका है। देखिए आप, इंडोनेशिया से बड़ी एग्जांपल है वियतनाम। हाँ। वॉर के बाद वो बर्बाद हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। आज हमसे कम से कम 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट होगी उनकी। बहुत एक्सपोर्ट है, बहुत। जूते वो बना रहे हैं, कपड़े वो बना रहे हैं। इकोनॉमी हमारे जैसी है, लोग हमारे जैसे ही हैं उनके, लेकिन स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई है। देखिए वहां पे गवर्नमेंट का फोकस था टू इंक्रीज डायनेमिक्स हम जैसे, टू इंक्रीज द बिजनेस, और मुल्क को संवारना है। हम अपने मुल्क को जो है वो, हम ये सिर्फ सोचते हैं कि यार मेरा काम कैसे आगे बढ़ जाएगा, मुल्क को छोड़ दो। भाई मुल्क आगे बढ़ेगा तो साथ तुम भी आगे बढ़ोगे। ये अप्रोच जब तक पाकिस्तान फर्स्ट की अप्रोच लानी पड़ेगी। जो डिसीजन लेना है कि हो सकता है एक सेक्टर को इसमें अभी जो है 2 साल मसला है, लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट
इसमें आवाम को फ़ायदा है, इसमें ओवरऑल पाकिस्तान का फ़ायदा है, वी हैव टू टेक दिस स्टेप। देखिए जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं सो यू हैव टू टेक समटाइम्स डिफ़िकल्ट डिसीजंस, डिफ़िकल्ट स्टेप्स जो अनपॉपुलर होते हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लेना मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हुए करें कि यार ये पहले 2 साल मुश्किल है, अगले 3 साल में इसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि हम अपना पॉलिटिकल वो गेन कर लेंगे, तो ये सब मुमकिन है। लोगों को 2 साल प्रॉब्लम होगी, लोग शोर करेंगे, लेकिन जब तीसरे साल लोगों को फ़ायदा होना स्टार्ट होगा तो यू कैन मार्केट दैट इवन बेटर। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने टैक्स को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो हमारा टैक्स जो कल्चर है उसको टोटली चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग जो बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा। एनी प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है उसको लोकलाइज करो। आपको 5 साल के लिए जो है वो इनकम टैक्स में जो है 50% रिलीफ दे। नहीं कर पा रहे ना। मैं आपको मजे की बात करता हूँ, इन्होंने कहा हम मोबाइल फ़ोन इंडिजिनसली प्रोड्यूस करेंगे। आज भी देखें वी आर एट स्टैंड स्टिल। इन्होंने कहा ऑटोमोबाइल हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस करेंगे। पॉलिसीज़ ऐसी लेकर आ गए, पहले इन्होंने कंप्लीट बिजनेस बिल्टअप यूनिट्स बेच दिए। अब उसके बाद जाहिर बात है उसमें से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके लिए बहुत, आपने जो बात की थी उसको दोबारा से दोहराता हूँ, बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं ये, जिसके माने ये हैं बड़े बड़े प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा फिर इन्होंने कहा कि ये स्क्रू ड्राइवर दे देंगे लोगों को, वहाँ से पुर्जे मंगवा के जोड़ देंगे। देखिए अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। अभी तक हमारे पास असेंबली हो रही है अली भाई, हम अभी तक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इसलिए भी नहीं जा पा रहे। देखिए एवरीथिंग इज लिंक्ड टू वन अनदर। हम अगर आज यहाँ पे बहुत हाई एफिशिएंट इंडस्ट्री डालने जाएं, व्हाट डू यू थिंक, विल वी गेट द ह्यूमन रिसोर्स केपेबल टू रन दैट फैक्ट्री? नहीं है बाबा, ट्रेनिंग चाहिए होगी बहुत ज़्यादा। कम से कम 3 से 4 साल के बाद एचआर तैयार होगी। एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन लेवल ही नहीं है। आपकी जो एजुकेशन लेवल है वो दुनिया से बहुत आउटडेटेड है। लोग सिनेरियो बेस्ड के ऊपर आ चुके हैं, लोग प्रैक्टिकल के ऊपर आ चुके हैं। हमारे यहाँ आज से जो 20 साल पहले किताबें पढ़ाई थी आज भी वही पढ़ा रहे हैं। ओह यस, ये बात आपने बड़ी अहम की है। देखें तो असल में एवरीथिंग इज लिंक्ड टू वन अनदर। अगर आपको चेंज चाहिए ना तो आपको चेंज लाना पड़ेगा बहुत बड़ा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हाउ दुनिया में लोग किस तरह करते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी जापान जाती है और बोलती है कि जी आई वांट टू लॉन्च कॉफ़ी। तो जो उसकी जो एडवाइजिंग कंपनी थी, जो उनके वहाँ पे एडवाइजर्स थे, उन्होंने बोला कि इट विल टेक यू एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स कि तुम लोगों को आदत डाल सको कि जी आपको आपकी कॉफ़ी बिके। बोला हाउ विल वी डू दैट? बोला सबसे पहले तो एक कार्टून बनाएंगे जिसके अंदर कॉफ़ी पीते हुए और कॉफ़ी खाते हुए दिखाएंगे। फिर उस कॉफ़ी फ्लेवर की तुम टॉफ़ी बनाओगे। वो बच्चे ग्रो होते हुए वो जब टॉफ़ी सुनते हुए और खाते हुए वो बड़े होंगे, सो व्हेन दे विल ग्रो अप दे विल बी योर टारगेट मार्केट। So it will take you 15-20 years. They went through that strategy. Now they are the biggest sellers in that market. इसी तरह आपको आज स्टेप्स उठाने पड़ेंगे अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। हमारी जो आवाम है ना वो बड़ी अडेप्टिव आवाम है। आप आज कोई चेंज लाएंगे ना वो बड़ी जल्दी इसको अडॉप्ट करती है, और उसको जब वो अडॉप्ट कर लेती है ना तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते इतनी आसानी से। एक चीज़ का आप देखें, ट्रेंड स्टार्ट हो जाए पाकिस्तान में, एवरीबडी इज बिहाइंड दैट। यस, आज अगर आप ट्रेंड सेट कर दें कि भाई वी वांट टू प्रोड्यूस द बेस्ट इंजीनियर्स इन पाकिस्तान, और उनको यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले बेस्ट जॉब्स मिल रही हो जो उनकी एजुकेशन, उनकी मेहनत है उसके हिसाब से उनको पे कर रही हो, तो आप देखें कि हर दूसरा बंदा यहाँ पे इंजीनियर बैठा हुआ होगा। आज हमारे लिटरेसी रेट का क्या होता जा रहा है, आज हमारी एजुकेशन लेवल का क्या होता जा रहा है। आज आपके चंद इंस्टीट्यूट्स के अलावा कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप बोलेंगे यार दे आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स फॉर द इंडस्ट्री? अनफॉर्चुनेटली नो। मैं इस वक्त एक यूनिवर्सिटी के एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर हूँ। वो हमारे साथ बैठते हैं, वो बोलते हैं कि जी आप हमें बताएं कि हम बच्चों को क्या सिखाएं, हम बच्चों को क्या करें कि वो इंडस्ट्री में जाएं तो वो डायरेक्ट अडॉप्ट करें, उनको एक नई इन्वायरमेंट ना मिले बट दे आर यूज्ड टू इट। बट वो बच्चे के पास बेसिक एजुकेशन, वो स्केप्टिकल थिंकिंग, वो एनालिटिकल अप्रोच ही नहीं है। बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं है। वो लकीर के फकीर है, मैंने यहाँ से यहाँ ही जाना है। भाई रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे केटर करना है वो उनको पता ही नहीं है। तो आपको एक बहुत बड़ी चेंज चाहिए है टू चेंज पाकिस्तान फ्रॉम इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से एक्सपोर्टिंग बेस्ड और
दुनिया जिसके ऊपर डिपेंड कर रही हो, वी हैव ऑल द मिनरल्स, वी हैव ऑल द रॉ मटेरियल्स अवेलेबल कि पाकिस्तान दुनिया का टॉप मुल्क बन सके, लेकिन वी नीड मेजर चेंजेस इन एवरी स्टेप ऑन द वे, चाहे वो एजुकेशन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, टैक्सेशन पॉलिसी हो, आपकी गवर्निंग बॉडीज़ हो, आपके बिजनेस एथिक्स हो, हमें हर लेवल के अंदर जो है ना वो इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया है और बड़ी अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आपने बात की है। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। बड़ी अहम गुफ्तगू हमारी जारी रही हालात वाक़यात के ऊपर जो कि मुल्क के अंदर डेवलप कर रहे हैं। इस बदलती सूरत हाल के अंदर हमारी मईशत को कैसे आगे लेकर जाना है, किस तरह से मईशत को तरक्की की राह पर गामज़न करते हुए माशी अहदाफ को और टारगेट्स को अचीव करना है, उस पर बात हो रही थी। क्या क्या तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी ताकि बेहतर हो सके पाकिस्तान की मईशत। मुख्तलिफ एंगल से उसको देखा है कि किस किस तरह से इकॉनमी को इम्प्रूव किया जा सकता है, और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि हम आगे चल के इस भरपूर तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकें जो हमें मिली है। और यही कह सकते हैं कि अब मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही होगी कि इकॉनमी के अंदर बड़ी तेज़ी आए। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को जाती है, अल्लाह हाफ़िज़।